Hi everyone, hope you all are doing good. So this video is dedicated to November 2024 candidates. ये वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस करेंगे एंड आपको मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ये असेस करना है कि आपका प्रिपरेशन, क्वेश्चन को सोचने का तरीका क्या अलाइंड है क्या, राइट? क्योंकि अभी टाइम है कि आप ये सब चीजों पे वर्कअप ऑन कर सकते हो। बाद में अक्टूबर एंड में नवंबर फर्स्ट वीक में सिर्फ स्ट्रेस आएगा, ठीक है? सो अलॉन्ग विद दैट मैं कैसे स्मार्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट्स को भी कवर करूंगा, राइट? अलग वीडियोस में एवरी वीक एक क्वेश्चन सेट का तो वीडियो रहेगा ही, ठीक है? तो यू ऑल बी रेडी विथ योर कैलसीज, राइट? स्पून फीडिंग नहीं होना चाहिए, आपको भी साथ साथ में दिमाग लगाना है, ठीक है? चलो, तो हम लोग कितने क्वेश्चंस करेंगे सर? रफली अबाउट 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं, राइट? चलिए, क्वेश्चन नंबर वन. If an economy's trend GDP growth rate is 3% and its central bank has a 2% inflation target, इतना पढ़ते आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी में टिपिकल सम हुआ करता था, जहां पे अपने को न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट निकालना है, विच इज नथिंग बट द ट्रेंड ग्रोथ रेट प्लस टारगेट इन्फ्लेशन, दैट इज 3 प्लस टू 5%, राइट? उसको फिर एक्चुअल इंटरेस्ट रेट से कंपेयर करते थे। अगर एक्चुअल इंटरेस्ट रेट ज्यादा है इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शनरी है, अगर एक्चुअल इंटरेस्ट रेट कम है न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट के मुकाबले इसका मतलब एक्सपेंशनरी है। लेट्स सी विच पॉलिसी रेट इज मोस्ट कंसिस्टेंट विद एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो 5% से अगर कम इंटरेस्ट रेट हुआ तो ही तो एक्सपेंशनरी बोलेंगे ना। ए। क्वेश्चन नंबर टू. Which of the following ratios would be most useful in determining a company's ability to cover its lease and interest payments? Okay, सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स को कवर करने का बात करता तो हम लोग बोलते थे सर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, लेकिन इंटरेस्ट प्लस लीज दोनों को कवर कर रहा है, तो फिक्स चार्ज रेशियो, राइट? फिक्स चार्ज रेशियो का फॉर्मूला कैसा? इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट, लीज एंड टैक्सेशन, ईबीआईटी के बदले इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट, लीज एंड टैक्सेशन डिवाइड बाय लीज पेमेंट प्लस इंटरेस्ट, राइट? क्वेश्चन नंबर थ्री. An analyst would like to evaluate Lenovo Group's efficiency in collecting its trade account receivables during the fiscal year ended 31st March 2018. Okay. The analyst gathers the following information in Exhibit 18, फलाना फलाना फलाना. इनफैक्ट आपको स्ट्रेट अवे एग्जाम में ना ये ऊपर का डिटेल्स पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप सीधा देखो कि यार ट्रेड रिसीवल देके रखा हुआ एज ऑन 31 मार्च, रिसीवल्स का देके रखा हुआ फिगर एज ऑन 31 मार्च 2018, तो 2017 का रिसीवल का बैलेंस 18 का देके रखा हुआ है, इससे एवरेज निकल जाएगा, राइट? अभी क्या पूछेगा? या तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालने पूछेगा, जो फॉर्मूला अपने को पता है, क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स, राइट? या तो पूछेगा डेटर डेज पूछेगा, राइट? या डेज ऑफ सेल्स आउटस्टैंडिंग बोल लो, एक ही बात है, राइट? देखते हैं। देखो, कैलकुलेट लेनोवोस रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड नंबर ऑफ डेज, दोनों ही पूछा हुआ है, राइट? तो अपने को तो फॉर्मूला पता ही है, डेटर्स टर्नओवर का क्या? क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स। तो क्रेडिट सेल्स कितना है? 45, 349, 943, राइट? इसको आप डाल दो एसटीओ वन में, चलो साथ में। 45, 349, 943 एसटीओ वन में। और ये 2017 का बैलेंस और 2018 का बैलेंस को यूज करके क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। एवरेज को डालेंगे अपन कहाँ पे? एसटीओ टू में। 44, 68, 392 प्लस 49, 72, 722 डिवाइड बाई टू, ये आ गया एसटीओ टू में। अब आरसीएल वन डिवाइड बाय आरसीएल टू करना है, आरसीएल वन डिवाइड बाय आरसीएल टू। ये जो आया ना आपका 9.6069 समथिंग, ये हो गया आपका टर्नओवर रेशियो, राइट? अब 365 डिवाइड बाई 10, राइट? तो इसको मैं डाल रहा हूँ एसटीओ थ्री में, ये जो भी आया 9.6069। अब 365 डिवाइड बाय आरसीएल थ्री, तो यार 37.99, दैट इज 38 डेज। तो डेज ऑफ सेल्स आउटस्टैंडिंग इज 38 डेज। और डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितना है? 9.60691, ठीक है? इसका ऑप्शंस नहीं है, ये जस्ट एक सम था, राइट? ऑब्वियसली एग्जाम में सब पूछ के आपको ऑप्शन दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर. An analyst gathers the following information, blah 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 blah, अपन सीधा सीधा टेबल पढ़ने वाले हैं। कॉस्ट ऑफ डेट एस्टिमेटेड बाय यील्ड टू मैच्योरिटी, ठीक है? एक बॉन्ड का वाईटीएम है 5.1%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी देके रखा हुआ है। परसेंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम डेट, टोटल कैपिटल में से डेट का वेट कितना है? 40%, राइट? परसेंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम डेट,
डेट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल 40% है, मतलब परसेंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम इक्विटी क्या होगा 60। अगर 40% डेट है तो इक्विटी का कितना है 60%। क्या निकालने पूछेगा पता है, WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने पूछेगा। एग्जाम में ये सब क्लिक होना चाहिए आपको, राइट। क्या देके रखा हुआ है, इफ द कंपनीज मार्जिनल टैक्स रेट इज 25%, 25% टैक्स रेट देके रखा है। क्यों देके रखा है, क्योंकि जब आप WACC निकालोगे आपको पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट कॉस्ट चाहिए, राइट। तो वेट ऑफ डेट कितना है 0.4 इंटू पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट कॉस्ट इज नथिंग बट 5.1 इंटू 1 माइनस 0.25 प्लस 0.6 इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, हमेशा पोस्ट टैक्स से रहता है 9.8। चलो करते हैं 5.1 इंटू 0.75 इंटू 0.4 प्लस 0.6 इंटू 9.8, ये आ रहा है 7.41, 7.41 दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर 5, एन एनालिस्ट गैदर्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, ठीक है। और रेवेन्यू देके रखा हुआ है, एबिट देके रखा हुआ है, नेट इनकम, एवरेज टोटल एसेट्स, फाइनेंशियल लेवरेज। क्या पूछा है, ROE। जब इतना सारा डिटेल्स देके रखा हुआ है ना इसने, ये फाइनेंशियल लेवरेज, एवरेज टोटल एसेट्स, इसका मतलब है पक्का अपने से ROE निकाल रहे यूजिंग द डुपॉन्ट एनालिसिस, राइट। तो डुपॉन्ट एनालिसिस का फॉर्मूला क्या है, इसो पैड बाय सेल्स इनटू सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स इनटू टोटल एसेट्स अपॉन इक्विटी, राइट। और इसी को हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल लेवरेज, जो कि देके रखा हुआ है कितना 2 देके रखा हुआ है। अब सेल्स कट हो जाएगा, राइट। तो पैट तो बचेगा क्या, सब पैट अपॉन टोटल एसेट्स इंटू 2 कर सकते हैं। तो पैट कितना है 60,000, तो 60,000 डिवाइड बाई टोटल एसेट्स, मतलब एवरेज एसेट्स बोल लो, ठीक है। एवरेज एसेट्स कितना है 1.5 मिलियन डिवाइड बाई 1,500 इंटू 2, 0.08 आया है, 0.08 मतलब 8%, 8% ए। क्वेश्चन नंबर 6, अ फॉरवर्ड प्रीमियम इंडिकेट्स, फॉरवर्ड प्रीमियम क्या चीज इंडिकेट करेगा कि, से फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं सर, रुपी पर डॉलर, राइट। एक रेट है जहां पे डॉलर फॉरवर्ड प्रीमियम में, इसका मतलब मनी मार्केट में इंटरेस्ट रेट ऑन डॉलर कम होगा एंड इंटरेस्ट रेट ऑन रुपी ज्यादा होगा, राइट। याद आ रहा होगा आपको, indicates an expected increase in the demand for the base currency। ऐसा कुछ भी नहीं है, the interest rate is higher in the base currency than in the price currency, no, the interest rate is higher in the price currency than in the base currency। See question number 7, a controlling shareholder of Steel Creek Corporation owns 55% of Steel Creek's share, okay। एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर जो 55% ओन कर रहा है, एंड द रिमेनिंग शेयर्स आर स्प्रेड अमंग द लार्ज ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स। क्वेश्चन का टोन ही इस तरीके से सेट किया हुआ है ना, जहां पे क्लियर कट दिख रहा है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा ना तो किसके बीच में होगा, एक मेजोरिटी शेयर होल्डर्स वर्सेस माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। एक शेयर होल्डर जो 55% ओन कर रहा है एंड बाकी जो 45% है वो स्प्रेड अक्रॉस है अमंग अदर शेयर होल्डर्स, तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मेजोरिटी शेयर होल्डर एंड अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, राइट। क्वेश्चन का टोन ही इस तरीके से सेट किया हुआ है। In this situation, conflict of interest are most likely to arise between the controlling shareholder and the minority shareholder. See question number 8. A research report produced by a dealer includes the following spot rate quotes. Okay. USD EUR, CHF USD GBP. क्या बोला है, the spot CHF EUR, CHF slash EUR निकालना है तो ये दोनों को यूज करके निकल जाएगा। और बेस्ट पार्ट है कि यूएसडी एक ऊपर है दूसरा यूएसडी नीचे है, तो इंटू करके आ जाएगा। याद आ रहा है क्या, नवंबर कैंडिडेट्स याद आनी चाहिए, सबका हो गया मेजोरिटी सिलेबस, राइट। तो यूएसडी यूएसडी कट तो अपन इंटू करके निकाला जा सकता है इसको, ठीक है। तो 1.1701 इंटू 0.99 कितना आ रहा है 1.1584। सी अ फर्म is operating under an oligopoly when it is the sole provider of a good or service। अगर sole provider तो monopoly कैटेगरी है। डी बोल रहा है वन ऑफ मेनी प्रोवाइडर्स, वन ऑफ मेनी प्रोवाइडर्स अगर है इसका मतलब या तो परफेक्ट कंपटीशन या तो मोनोपोलिस्टिक है। ओलिगोपोली में क्या होता है, वन ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ प्रोवाइडर्स। याद है ओलिगोपोली का तो यही तो है डेफिनेशन, बहुत कम फर्म्स है, एयरलाइन कंपनी, टेलीकॉम, राइट। सी इज द आंसर। 10, इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट द डिमांड कर्व फेस्ड बाय ईच इंडिविजुअल फर्म। परफेक्ट कंपटीशन में तो डिमांड कर्व क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। बी क्वेश्चन नंबर 11,
Which of the following statement about hypothesis testing is correct? The null hypothesis is the condition a researcher hopes to support nahi, hopes to reject, right? The alternative hypothesis is the proposition considered true without conclusive evidence. गलत बोल रहा है. Alternate को हम सही तभी मानते हैं जब हमने null reject किया और हम लोग statement ऐसा बोलते हैं there is sufficient evidence to conclude that कि भाई alternate जो बोल रहा है वो सही है. तो alternate को अगर मानना है तो sufficient evidence चाहिए. तो B भी गलत है. The alternative hypothesis exhausts all potential parameter values not accounted for by null hypothesis. एकदम perfect है. अगर null hypothesis ऐसा है कि something greater than or equal to 5 तो alternate hypothesis क्या होगा? लेस देन 5. तो दोनों मिला के सारा का सारा वैल्यूज कवर कर लिया ना. नल ने 5 एंड 5 के ऊपर सारा ले लिया, ऑल्टरनेट ने 5 के नीचे सारा ले लिया, राइट. तो ऑल पोटेंशियल पैरामीटर वैल्यूज नॉट अकाउंटेड फॉर बाय नल. ठीक है. सी इंपॉर्टेंट. वैसे तो सारे के सारे सम्स इंपॉर्टेंट ही है. यू गॉट टू इंश्योर की मिस्टेक ना हो. क्वेश्चन नंबर 12. Assuming no changes in other variables, which of the following would decrease ROA? बाकी सबको कांस्टेंट रखा है. क्या चीज होने से डिक्रीज हो जाएगा ROA? ROA का फॉर्मूला क्या बोलते हैं सर? इट इज नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज एसेट्स, राइट. अब डिक्रीज कब होगा ROA? Which of the following would decrease ROA? या तो नेट इनकम गिरने से या तो एवरेज एसेट्स बढ़ने से, तभी तो ROA कम होगा, राइट. एंड इंक्रीज इन द एवरेज एसेट्स. एवरेज एसेट्स अगर बढ़ गया तो ROA गिर जाएगा. तो ए हैज टू बी द आंसर. बी पढ़ लेते हैं. डिक्रीज इन इंटरेस्ट एक्सपेंस. अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हुआ तो नेट इनकम बढ़ जाएगा, नेट इनकम बढ़ जाएगा तो ROA बढ़ जाएगा. और डिक्रीज इन द इफेक्टिव टैक्स रेट. टैक्स रेट अगर कम हुआ तो नेट इनकम बढ़ जाएगा जिससे कि ROA बढ़ जाएगा. तो ए हैज टू बी द आंसर. Question number 13. Currently the market in a stock is 54.62 bid. बाई साइड में 54.62 वाला खड़ा है, सेल साइड में 54.71 वाला खड़ा है. तो अभी दोनों के दोनों एकदम अकड़ के बैठे हुए हैं. एक बोल रहा है मेरे को 54.62 पे बाई करना है, सेलर बोल रहा है मैं 54.71 के नीचे तो बेचने नहीं वाला हूं. अ न्यू सेल लिमिट ऑर्डर. एक नया सेलर आया जो बोल रहा है कि यार मैं 54.62 में बेचने को तैयार हूं. तो जैसे ही ये नया सेलर आया 54.62 वाला, तो कहने से सौदा हो जाएगा, राइट. क्योंकि बायर भी तो 54.62 में खरीदने को तैयार है, राइट. जब ऐसे होता है ना कि यार एक नया सेलर आने से ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं टेक द मार्केट. द लिमिट ऑर्डर इज सेट टू टेक द मार्केट. क्वेश्चन नंबर 14. यू हैव प्लेस्ड अ सेल मार्केट ऑन ओपन ऑर्डर, राइट. बाजार जब खुलेगा ना उस टाइम पे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लेना, राइट. जो भी स्टॉक्स है उसको सेल कर देना. बोला ना सेल मार्केट ऑन ओपन ऑर्डर, राइट. अब जैसे एग्जाम में आप पढ़ोगे ना मार्केट ऑन ओपन ऑर्डर, मार्केट ऑन क्लोज, गुड फॉर द डे, गुड टिल कैंसल, ये सारा का सारा आता है वैलिडिटी इंस्ट्रक्शन, राइट. लेट्स सी. अब यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है मार्केट ऑन ओपन ऑर्डर का मतलब क्या है. अ मार्केट ऑर्डर दैट वुड ऑटोमेटिकली बी सबमिटेड एट द मार्केट्स ओपन टुमारो and would fill at the market price. ठीक है. Your instruction to sell the shares at the market price is validity instruction. तीन टाइप के इंस्ट्रक्शन होते हैं. एक होता है एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन, एक होता है वैलिडिटी इंस्ट्रक्शन, एक होता है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट इंस्ट्रक्शन. एग्जीक्यूशन के अंदर तीन होता है. प्राइस इंस्ट्रक्शन, एक्सपोजर इंस्ट्रक्शन, क्वांटिटी इंस्ट्रक्शन. वैलिडिटी इंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत सारे हैं. गुड फॉर द डे, गुड टिल कैंसल्ड, राइट. इनफैक्ट मार्केट ऑन ओपन, मार्केट ऑन क्लोज, तो ये वैलिडिटी के अंदर आएगा मार्केट ऑन ओपन. क्वेश्चन नंबर 15. विथ रेस्पेक्ट टू रिटर्न जनरेटिंग मॉडल्स. अब जैसे आप रिटर्न जनरेटिंग मॉडल्स एग्जाम में देखोगे तो आपको याद आना चाहिए यार पोर्टफोलियो के अंदर रिटर्न जनरेटिंग मॉडल्स को अपन ऐसे लिखते थे फॉर्मूला RI हैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा RM, राइट. कुछ नहीं, रिग्रेशन का इक्वेशन है. Y हैट इज इक्वल टू B0 हैट प्लस B1 हैट X1 नहीं होता है क्या, राइट. तो अल्फा को आप ट्रीट करो B0 हैट है और ये बीटा इज नथिंग बट B1, X इसके असर RM, राइट. Which of the following statement, आगे बढ़ते हैं. Which of the following statement is most accurate? Return generating models are used to directly estimate the return, right. RM को पुट करेंगे तो expected return on a stock क्या होगा, मॉडल से निकलेगा A, राइट. B तो कुछ भी बोल रहा है, वेट्स इसको यूज करके वेट्स थोड़ी निकालते हैं. C बोल रहा है पैरामीटर्स ऑफ द कैपिटल मार्केट लाइन. पैरामीटर्स ये है आपका. जब आप पॉइंट्स में y हैट इज इक्वल टू B0 हैट प्लस B1 हैट X1 करते हो तो पैरामीटर्स क्या पता है, B0 हैट एंड B1 हैट, जो कि रिग्रेशन इक्वेशन से निकलता है, राइट. इनफैक्ट जो मैंने यहाँ पे बोला ना B0 हैट एंड B1 हैट, इसी के कॉन्टेक्स्ट में अल्फा और बीटा कैसे निकलेगा. ये हो गया रिटर्न ऑन स्टॉक एंड दूसरा वाला कॉलम इज रिटर्न ऑन मार्केट. इसको अगर हम रिग्रेस करेंगे ना तो B0 हैट B1 हैट निकलेगा एंड जो इक्वेशन आएगा उसको यूज करके हम एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन स्टॉक निकालेंगे. ठीक है.
क्वेश्चन नंबर 16 with respect to capital asset pricing model, capital asset pricing model बोलते ही सर RF plus RM minus RF into beta चमक जाना चाहिए. Let's see which of the following values of beta for an asset is most likely to have an expected return for the asset that is less than the risk-free rate. RE is equal to sir RF plus RM minus RF into beta. तो बोल रहा है बीटा का ऐसा क्या वैल्यू होना चाहिए जिससे कि RE RF से भी कम हो. तो ऑब्वियसली बीटा नेगेटिव होना चाहिए जिससे कि RF माइनस हो जाएगा यहाँ पे, राइट. तो ए. क्वेश्चन नंबर 17. The annual report of company XYZ contains the following disclosure. तीन disclosure है. Let's read it out. Disclosure number 1. XYZ's management compensation is based on exceeding a target EPS growth rate. एक certain EPS का growth rate अगर उसको exceed किया तो मैनेजमेंट को कुछ एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेशन ऑल दैट मिलेगा. कहने का मतलब है मैनेजमेंट का कॉम्पेंसेशन इज लिंक टू ईपीएस का ग्रोथ रेट. अभी तो मोटा मोटी यही पढ़ के समझ रहा है. डिस्क्लोजर 2. XYZ's management does not change the required rate of return when evaluating capital projects based on whether they are financed by internal or external sources. एकदम सही है, सही स्टेटमेंट है. कंपनी को प्रोजेक्ट करना है, कंपनी ने शेयर्स इशू किया, पैसे आए, तो ऑब्वियसली उसका कॉस्ट क्या लेगा कंपनी, कहने से कॉस्ट ऑफ इक्विटी. कंपनी को प्रोजेक्ट करना है, कंपनी ने शेयर्स इशू नहीं किया, कंपनी के पास जो ऑलरेडी रिजर्व्स बैलेंस था ना जो कि इक्विटी वालों का ही है उसको यूज करके प्रोजेक्ट में डिप्लॉय किया, तो वो केस में भी कंपनी को कॉस्ट ऑफ इंटरनल फंड्स तो कितना लेना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, राइट. तो वही बोल रहा है does not change the required rate of return irrespective of whether financed internally or externally, right. सही है. Disclosure 3. When evaluating investment projects, XYZ prepares cash flow projection based on inflation adjusted. इन्फ्लेशन एडजस्टेड का मतलब इन्फ्लेशन रिमूव. तो जो भी कैश फ्लोज आप फोरकास्ट करो ना उसमें से इन्फ्लेशन का कंपोनेंट हटा दिया है. तो कहने से मैं कैश फ्लोज आर रियल कैश फ्लोज है तो उसको पुल करने के लिए डिस्काउंट रेट क्या होना पड़ेगा, रियल, राइट. And discounts them using the real rates. So disclosure number 2 and disclosure number 3 is perfect statement as far as the capital allocation topic is concerned, right. तो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स टॉपिक था ना, उसमें कैपिटल एलोकेशंस के रिलेशन में जो भी बातचीत है तो डिस्क्लोजर 2 and 3 परफेक्ट है. Which of the disclosed policies does not conform to the best practice regarding capital allocation? Disclosure 1 तो मुझे अजीब ही जा रहा है, right. Disclosure 2 and disclosure 3 perfect है and it aligns with the capital allocation process. ठीक है, बढ़िया समय यार ये. Question number 18. Which of the following statement provide a correct description of pay fixed and receive floating? एक स्वैप है जहां पे मेरे को फ्लोटिंग रेट्स मिल रहा है और मैं फिक्स दे रहा हूँ. तो कहने से मैंने एक फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स को बाई किया है, मैंने अगर फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स को बाई किया तभी तो मेरे को फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और मैंने फिक्स्ड बॉन्ड को शॉर्ट किया है तो मेरे को फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, राइट. तो नीचे ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो ये बोल रहा है कि यार रिसीव फ्लोटिंग पे फिक्स्ड को इनफैक्ट हमने रेप्लिकेट किया, नीचे का कौन सा स्टेटमेंट में से. तो लॉन्ग फ्लोटिंग रेट नोट, हाँ फ्लोटिंग रेट नोट को बाई किया तो फ्लोटिंग रेट्स आएगा, एंड शॉर्ट फिक्स्ड रेट बॉन्ड तो फिक्स्ड रेट जाएगा, राइट. So A is the correct description of a swap in which we are receiving floating and we are paying fixed. Question number 19. Callable and puttable bond prices with the same coupon rate will behave most like an option-free equivalent bond when their YTMs are. ये बोल रहा है callable and puttable bond हम मानते हैं option embedded है, लेकिन कब callable and puttable will behave like a normal bond. तो callable का याद करते हैं. callable के केस में कहने से इंटरेस्ट रेट बढ़ने से callable bond will behave like a normal bond, and puttable bond के केस में इंटरेस्ट रेट गिरने से puttable bond will behave like a normal bond, right. तो callable के केस में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इट विल बिहेव लाइक अ नॉर्मल, एंड पुटेबल के केस में अगर इंटरेस्ट रेट गिरता है तो इट विल बिहेव लाइक नॉर्मल, राइट. इंपॉर्टेंट. Question number 20. A convertible bond will closely track its conversion value if the issuer's share price is. A convertible bond का मतलब बॉन्ड का अंदर ऑप्शन है, मतलब बॉन्ड होल्डर्स के पास ऑप्शन है टू कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू शेयर्स, राइट. अब सुनना, कन्वर्टेबल बॉन्ड का प्राइस बढ़ना चालू होगा प्रोवाइडेड अगर शेयर्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो कन्वर्टेबल बॉन्ड के अंदर कहने से आई हैव अ राइट टू
बाय द शेयर्स, इनफैक्ट राइट टू बाय क्या, राइट टू कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू शेयर्स, राइट। तो सर अगर शेयर प्राइस बढ़ रहा है तो कन्वर्टेबल बॉन्ड बिकम्स वेरी वेरी अट्रैक्टिव, राइट, उसका भी प्राइस बढ़ना चालू हो जाएगा। हाउएवर अगर शेयर प्राइस गिरता है तो कन्वर्टेबल बॉन्ड विल बिहेव लाइक अ नॉर्मल बॉन्ड। तो ये बोल रहा है कन्वर्टेबल बॉन्ड विल क्लोजली ट्रैक इट्स कन्वर्जन वैल्यू। कन्वर्जन वैल्यू का मतलब जो भी कन्वर्टेबल बॉन्ड के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स है ना, इनटू द शेयर प्राइस, राइट। सपोज एक कन्वर्टेबल बॉन्ड है जिसका फेस वैल्यू 1000 एंड आपने वो बाई किया, उसके अंदर आपको यू हैव एन ऑप्शन टू कन्वर्ट दैट बॉन्ड इनटू 4 शेयर्स, राइट। तो 4 शेयर्स अंदर छुपे हैं, यू कैन एनी टाइम कन्वर्ट। तो 4 शेयर्स इनटू शेयर प्राइस इज नोन एज द कन्वर्जन वैल्यू। क्या बोल रहा है, तो कन्वर्टेबल बॉन्ड का वैल्यू कब बढ़ेगा, जब शेयर प्राइस बढ़ेगा। लेकिन कन्वर्टेबल बॉन्ड का वैल्यू क्या गिरेगा क्या शेयर प्राइस गिरने से, नहीं, क्योंकि शेयर प्राइस अगर गिर रहा है तो कन्वर्टेबल बॉन्ड विल बिहेव लाइक अ नॉर्मल बॉन्ड। हाउएवर अगर शेयर प्राइस बढ़ रहा है तो कन्वर्टेबल बॉन्ड बिकम्स अट्रैक्टिव, तो उसका भी प्राइस बढ़ता है, राइट, अबव द कन्वर्जन प्राइस। अब कन्वर्जन प्राइस क्या है क्या नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, बेसिकली बोलने का भी मन हो ही गया। कन्वर्जन प्राइस का मतलब आपको एक शेयर कितने में गिरा। सपोज आपने एक बॉन्ड बाई किया है एट फेस वैल्यू 1000 एंड इसके अंदर आपको 4 शेयर्स मिल रहे हैं। मिल रहे हैं इन द सेंस कि आप कन्वर्ट कर सकते हो और आपको बदले में 4 शेयर्स मिलेगा। तो आपको हर एक शेयर्स क्या प्राइस पे मिला। आप ऐसे बोलोगे ना, यार मैंने एक बॉन्ड खरीदा 1000 जिसके अंदर मेरे पास ऑप्शन है टू कन्वर्ट इनटू 4 शेयर्स, तो 1000 डिवाइड बाय 4 कहने से आपको एक शेयर 250 का मिला, राइट। इसको कहते हैं कन्वर्जन प्राइस, राइट। तो अगर मार्केट में शेयर प्राइस 250 के भी ऊपर एंड ऑल दैट चले जाता है ना, तो बॉन्ड को कन्वर्ट करके शेयर्स में, बॉन्ड को शेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है ऑल दैट स्टफ। खैर एनीवेज, आपको थीम समझ में आ गया क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 21। A hedge fund with a net capital of GBP 500 million has borrowed an additional GBP 200 million. 500 मिलियन खुद का, 200 मिलियन बोरो किया, तो टोटल 700 मिलियन। ओके, 200 मिलियन बोरो किया एट 4.5%। द करंट ईयर रिटर्न ऑफ द फंड इज 15%। ओके, कैन आई से ये 15% लेवरेज रिटर्न है। क्या ये 15% लेवरेज रिटर्न तुमको दिखा क्या। ये पर्टिकुलर हेज फंड ने क्या किया, 500 मिलियन जो लिमिटेड पार्टनर से मिले वो, प्लस 200 मिलियन बोरो किया है, 700 मिलियन को डिप्लॉय किया है, राइट। और कितना रिटर्न जनरेट किया, 15%। तो 15% कैसे जनरेट किया रहेगा पता है। देखो, द करंट ईयर रिटर्न ऑफ द फंड इज 15%। लेवरेज रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, सर टोटल पैसा 700, उसको एक सर्टन रेट पे लगाया होगा, वी डोंट नो दैट रेट, X%, माइनस ये 700 में 200 तो बोरोड है, 200 इंटू 4.5%, उसमें ब्याज देना पड़ेगा। तो कहना इसे न्यूमरेटर अब पूरा का पूरा हेज फंड का है, 700 इंटू सम परसेंटेज में लगाया होगा, उससे कुछ कमाया, माइनस 200 रुपए जो बोरो किया हुआ है उस पर कुछ ब्याज देगा। तो अब जो बच गया वो न्यूमरेटर, वो कहना इसे हेज फंड का है। ये न्यूमरेटर पाने के लिए कहना इसे हेज फंड का खुद का पैसा कितना है, 500 मिलियन। तब जाके आया है 15%, राइट। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट वुड हैव बीन द रिटर्न इफ द फंड हैड नॉट एडेड एनी लेवरेज। अगर कुछ लेवरेज वगैरह नहीं लिया होता तो बताइए ना रिटर्न क्या होता। तो रिटर्न होता है X%, राइट। वही तो अपने को ढूंढना है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जहां पे आपको कमाने का स्कोप है 10%, राइट। अगर आप खुद का पैसा पूरा का पूरा लगा दोगे तो कहने से आप 10% कमाओगे। लेकिन आपने खुद का पैसा 100 रुपया प्लस आपने अपने दोस्त से बोरो किया 50 रुपया, कितने पे बोरो किया आपने, 6% पे बोरो किया, और आपने 150 रुपीज को लगा दिया है 10% पे, तो कहने से घर पे रिटर्न 10 से भी ज्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि जो आपने दोस्त से 50 रुपए बोरो किया है उसको तो देना है 6%, लेकिन उसी के पैसे पे कमा रहे हो कितना, 10%। तो आपका लेवरेज रिटर्न विल बी मोर देन 10%, राइट। यहाँ पे वही कुछ हुआ है, राइट। लेट्स सी। तो चलो, लेवरेज रिटर्न कितना है, 15%, दैट इज 0.15। सॉल्व करते हैं। 0.15 इंटू 500, यहाँ पे आएगा 700, 200 इंटू 4.5% इज नथिंग बट 9, वो उधर जाके हो जाएगा प्लस, प्लस 8 डिवाइड बाई 700। 5, एक सेकेंड, 200 इंटू 4.5%, ये हो गया आपका 9 प्लस 75, 84 डिवाइड बाई 700। तो ये आ रहा है आपका 12%। तो एक्स कितना है आपका, 12%। ऑब्वियसली कैसे सॉल्व करते हैं मेरे को नहीं सिखाया ना, सबने कर लिया होगा। अब ध्यान से देखो,
What would have been the return if the fund had not added any leverage? 12%. अब आप वैसे बैक ट्रैक करो, ये हेज फंड ने क्या किया, ये हेज फंड को कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिख गया 12% पे, तो इसने क्या किया, 500 मिलियन खुद का प्लस 200 मिलियन बोरो किया एट 4.5%, ये 700 मिलियन को लगा दिया 12% पे। तो डेफिनेटली हेज फंड ज्यादा कमाएगा, क्यों, वो जो 200 मिलियन उसने बोरो किया है उसको देना है 4.5%, लेकिन वो 200 मिलियन पे कमा रहा कितना है, 12%। तो ये जो 15% वैसे आया है, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 22, अ कॉमन प्रॉब्लम फॉर द मार्क टू मॉडल, मार्क टू मार्केट नहीं, मार्क टू मॉडल वैल्यूएशन फॉर प्राइवेट इक्विटी। हम लोग ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में हमेशा पढ़ते हैं कि सर ये जितने भी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स है, प्राइवेट इक्विटी, हेज फंड, इसका वैल्यूएशन इनफ्रीक्वेंटली होता है, इनफ्रीक्वेंटली बीच बीच में वैल्यूएशन होता है, जिससे कि वॉलेटिलिटी कम दिखने में आता है। तो बाहर के इन्वेस्टर्स लोग को लगता है वाओ यार कितना कम वॉलेटाइल प्राइवेट इक्विटी फंड, हेज फंड्स लाइक, जबकि ऐसा नहीं है। बिकॉज ऑफ इनफ्रीक्वेंट वैल्यूएशंस अपने को रिपोर्टेड वॉलिटिलिटी कम दिख रहा है, इट इज बायस्ड डाउनवर्ड्स, राइट, रिटर्न ज्यादा दिख रहे हैं। रिटर्न ज्यादा दिख रहे हैं कैसे समझोगे, शार्प रेशियो इमेजिन कर लो, शार्प रेशियो का फॉर्मूला इज रिटर्न माइनस रिस्क रेट डिवाइड बाय व्हाट, सिग्मा। सिग्मा कम है मतलब शार्प रेशियो क्या है, ज्यादा है। तो बिकॉज ऑफ इनफ्रीक्वेंट वैल्यूएशन रिटर्न्स आर बायस्ड अपवर्ड्स एंड रिस्क इज बायस्ड डाउनवर्ड्स, राइट, is most likely a violation of accounting rules. नहीं, mark to model is allowed. An understatement of risk, true. An understatement of return, नहीं, overstatement of return. Question number 23, a characteristics of big data. Big data का characteristics आपको पता होगा, volume, velocity, variety. Let's see, is that it involves format with diverse structures, अलग अलग variety के है सर। A, B क्या बोल रहा है, one of its traditional sources is business process. बिजनेस प्रोसेस ट्रेडिशनल सोर्सेस में नहीं है, नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेस में या फिर ऑल्टरनेटिव सोर्सेस में। अगर आप देखोगे ना, बिग डेटा इज द कैटेगरी इज डिवाइडेड टू पार्ट्स, ट्रेडिशनल एंड ऑल्टरनेटिव। तो ऑल्टरनेटिव के अंदर बिजनेस प्रोसेस है। सी बोल रहा है द रियल टाइम कम्युनिकेशन ऑफ इट इज अनकॉमन, नहीं, आज के तारीख में रियल टाइम बेसिस पे आप अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को कैप्चर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24, क्लोजिंग प्राइसेस देकर रखा है, 1 अगस्त को इतना था, 8 अगस्त को इतना था, 15 अगस्त को इतना था। क्या पूछा है, द कंटिन्यूसली कंपाउंडेड रिटर्न ऑफ सो एंड सो शेयर्स फॉर द पीरियड 1 अगस्त से लेकर अगस्त 15 इस कितना, कंटिन्यूसली कंपाउंडेड रिटर्न पूछा है। तो बोल रहे हैं देखो ना, पहला प्राइस था 112, फिर हो गया 120, तो बता ना कंटिन्यूस बेस पे मैंने कितना कमाया। शॉर्टकट है एलएन, जो भी आपका हो गया बाद में प्राइस 120 डिवाइड बाई शुरू में कितना था, डायरेक्टली आपका आ जाएगा 120 डिवाइड बाई 112 एलएन इंटू 100, 6.89 closest to A. Question number 25. In contrast to normal distribution, log normal distribution, log normal distribution का ऐसा डायग्राम होता है। So it is bounded by 0 on the left side and it is right side skewed. Log normal distributions are skewed to the left, गलत, have outcomes that cannot be negative, सही, क्योंकि bounded by 0 है, on the left side negative जा नहीं सकता। Are more suitable for describing asset returns than asset prices, गलत बोल रहा है। Log normal distribution are more suitable for describing asset prices, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, अ कंपनी विल शट डाउन, शट डाउन का क्वेश्चन आ गया, कब शट डाउन करेगा सर, कंपनी को शट डाउन तब करना चाहिए जब उसका रेवेन्यू या सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज लेस देन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, नहीं। अ कंपनी विल शट डाउन प्रोडक्शन इन शॉर्ट रेंज द टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, राइट। एग्जाम के जोश जोश में आके तुम फिक्स कॉस्ट मत टिक कर देना कि यार कंपनी अगर एक प्रोडक्ट बेच के वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं रिकवर कर पा रहे तो बहुत ज्यादा नुकसान सह रहा है वो, तो उससे अच्छा क्या करना चाहिए, कंपनी को शट डाउन करना चाहिए और सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट को बेयर करना चाहिए, राइट। मेरे इतने बोलने से आपको याद आ जाना चाहिए किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है। नवंबर 2024 कैंडिडेट्स का बात हो रही है। 27, when total revenue is greater than total variable cost, total revenue variable cost से ज्यादा है but less than the total cost, okay, in short term the firm will most likely stay in the market। शॉर्ट टर्म में अगर ऐसा दिख रहा है कि यार मेरा सेल्स वेरिएबल कॉस्ट को तो एक्सीड कर रहा है, लेकिन हाउएवर मैं फिक्स कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहा हूं, तो यार शॉर्ट टर्म में तुम स्टे करेगा, शट डाउन तो नहीं करेगा तुम। शट डाउन अगर तुम कब करता, जब आपका टोटल रेवेन्यू इज लेस देन द वेरिएबल कॉस्ट, राइट। एग्जिट कब करेगा, अगर लॉन्ग रन में भी ऐसा हुआ दैट योर टोटल रेवेन्यू इज नॉट एबल टू एक्सीड द टोटल कॉस्ट, तो आप लॉन्ग रन में आपको एग्जिट कर देना चाहिए, हाउएवर शॉर्ट रन में स्टे करो। बी,
Question number 28. Which of the following best describes type 1 error? Easy. Null true but rejected. Rejecting a true null hypothesis. A. Question number 29. A type 2 error. Type 2 error क्या होता है sir? Null is false but we fail to reject. Fail to reject a false null hypothesis. B. Definition से आगे है तो. Question number 30. The level of significance of hypothesis test is best used to. वो अल्फा जो होता है ना उससे क्या निकलता है सर? उससे क्रिटिकल पॉइंट निकलता है, राइट? या रिजेक्शन पॉइंट बोल लो. टेस्ट स्टेटिस्टिक तो फॉर्मूला से निकलता है. रिजेक्शन पॉइंट्स अपन अल्फा को यूज करके निकालते हैं. 30 का क्या होगा? बी. 31. The values of a price return index and a total return index consisting of identical equal weighted dividend paying equity will be equal only at the inception. Suppose एक सिर्फ प्राइस इंडेक्स है, सपोज प्राइस रिटर्न इंडेक्स का स्टार्टिंग वैल्यू 1000 और एक टोटल रिटर्न इंडेक्स का स्टार्टिंग वैल्यू 1000, दोनों का स्टार्टिंग वैल्यू सेम होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा, इनफैक्ट स्टार्टिंग वैल्यू को छोड़ के जैसे आप आगे जाओगे ना, टोटल रिटर्न इंडेक्स विल एक्सीड द प्राइस रिटर्न इंडेक्स. क्यों सर? क्योंकि सर टोटल रिटर्न इंडेक्स में हम लोग चेंज इन प्राइस प्लस डिविडेंड भी लेते हैं और प्राइस रिटर्न इंडेक्स में सिर्फ हम लोग चेंज इन प्राइस लेते हैं. तो सर टोटल रिटर्न इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्राइस रिटर्न इंडेक्स आफ्टर इंसेप्शन, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम रहेगा. ए. क्वेश्चन नंबर 32. व्हेन क्रिएटिंग अ सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स द टारगेट मार्केट, सपोज मेरे को आईटी इंडेक्स बनाना है, तो मेरे लिए टारगेट मार्केट क्या हो गया? आईटी सेक्टर हो गया, वही मेरा इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स होगा. अब मैं आईटी सेक्टर में से कुछ स्टॉक्स को पिक करके इंडेक्स में पुट करूंगा, राइट? द टारगेट मार्केट डिटरमाइंस द इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स. सही है. कोई भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स, तुम सोचोगे यार नहीं नहीं मेरे को ना ऑटो इंडेक्स बनाना है, तो आपके लिए टारगेट मार्केट क्या है? ऑटो सेक्टर है, वही आपका इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है. अब उस ऑटो सेक्टर्स में से हम कुछ ऑटोमोबाइल कंपनीज को पिक करके इंडेक्स में इंक्लूड करेंगे, राइट? क्वेश्चन नंबर 33. A market in which assets market values are on an average equal to or nearly equal to intrinsic value. बोल रहा है P0 and IV0 are equal, तो वो केस में क्या लिख रहा है? Equal to intrinsic value is best described as a market that is attractive for active passive की, both active and passive. अगर ऐसा मार्केट है जहाँ पे प्राइस एंड इंट्रिंसिक वैल्यू आर मोर और लेस सेम, तो वो केस में अपने को तो पैसिव करना चाहिए, राइट? एक्टिव तो तब करेंगे जब प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू में देयर इज अ गैप. बी. 34. Suppose that the future cash flows of an assets are accurately estimated. Okay, cash flows आपने accurately estimate किया हुआ है. The asset trades in a market that you believe is efficient based on the most evidence. Market is efficient, मतलब P0 should be equal to IV0, right? But your estimate of the asset's intrinsic value exceeds the market value. आपने जो intrinsic value calculate किया ना, कैसे किया होगा? सारे के सारे cash flows को आपने pull किया होगा, तो आपका intrinsic value exceed कर गया है, right? By a moderate amount, जरा सा. The most likely conclusion is that you have, क्वेश्चन में क्लियर कट हिंट देके रखा हुआ है कि कैश फ्लो सही से प्रिंट किया हुआ है, उसके बावजूद भी अगर इंट्रिंसिक वैल्यू एक्सीड कर रहा है तो डेफिनेटली जो डिस्काउंटिंग रेट है वो कम लिया होगा, राइट? क्योंकि डिनोमिनेटर कम होगा तभी तो वैल्यू एक्सीड करेगा. यू हैव ओवर एस्टिमेटेड द एसेट रिस्क. नहीं, अगर ओवर एस्टिमेट करते ना एसेट रिस्क को, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होता, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होने से इंट्रिंसिक वैल्यू गिरता. सेकंड क्या बोल रहा है? अंडर एस्टिमेटेड द एसेट्स रिस्क, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम, डिनोमिनेटर कम और इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा. बी. 35. Dash refers to increase in the value of a network to its user as more users join. Network effects, जैसे वो प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा लोग आने जाते हैं, वो प्लेटफॉर्म का वैल्यू बढ़ता है. नेटवर्क इफेक्ट्स. Question number 36. Company Z announces that a debt equity ratio of 1.2 is consistent with its target capital structure. Given this value, the weight for equity in the WACC calculation is. ये सब सम्स में ना बहुत मिस्टेक करते हैं कैंडिडेट्स लोग. अब आपको सामने से ना डेट इक्विटी रेशियो देके रखा हुआ है, देखो ना, डेट अपॉन इक्विटी क्या देके रखा हुआ है? 1.2. तो 1.2:1, तो कहने से डेट 1.2 का, इक्विटी 1 का है, देयरफॉर टोटल कैपिटल कितना है? 1.2 + 1, 2.2, राइट? आपको वेट ऑफ इक्विटी निकालना है. इक्विटी का वेट कैसे निकलता है सर? इक्विटी डिवाइड बाय टोटल कैपिटल. इक्विटी कितना है? 1 डिवाइड बाय 2.2, 45.45, क्लोजेस्ट टू 45.
द वैल्यू रिड्यूसिंग इम्पैक्ट ऑफ अ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, ये कैपिटल स्ट्रक्चर में करते हैं, द वैल्यू रिड्यूसिंग इम्पैक्ट ऑफ अ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और बैंक्रप्सी इंक्रीजेस इफ द फर्म हैज, तो सबसे पहले देखो वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म प्लस टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट माइनस एक्सपेक्टेड बैंक्रप्सी कॉस्ट। राइट, वैल्यू कब गिरेगा, जब बैंक्रप्सी कॉस्ट बढ़ेगा, वही बोल रहे हैं द वैल्यू रिड्यूसिंग इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और बैंक्रप्सी इंक्रीजेस कब, तो एक्सपेक्टेड बैंक्रप्सी कॉस्ट कब बढ़ेगा, ऑप्शन है हायर बिजनेस रिस्क, बिजनेस ज्यादा है तो सर बैंक्रप्सी कॉस्ट बढ़ेगा एंड वैल्यू गिरेगा। बी क्या बोल रहा है, लोअर ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज, अगर ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज कम है तो बैंक्रप्सी कॉस्ट बढ़ेगा थोड़ी, वो तो कम होगा। एसेट्स विद रेडी सेकेंडरी मार्केट, हमारे पास रेडीली मार्केट अवेलेबल है, हम जब चाहे तब एसेट्स को बेच सकते हैं, तो अच्छी बात है, इससे बैंक्रप्सी कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। तो बी एंड सी से बैंक्रप्सी कॉस्ट कम होगा, ए से बैंक्रप्सी कॉस्ट बढ़ेगा जिससे कि वैल्यू कम होगा, तो ए। राइट, अपने को वैल्यू रिड्यूसिंग इंपैक्ट ढूंढना है। Investment managers incentivized or accountable for short-term performance by current and the prospective clients is a potentially rational explanation for which of the following bubbles, बबल्स मतलब शेयर का प्राइस बढ़ते जाना बढ़ते जाना बढ़ते जाना, तो जो भी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स लोग ने उस बबल में पार्टिसिपेट किया, अच्छा खासा फायदा उठाया होगा, तो उसको क्लाइंट्स ने ना शाबाशी दिया। और जो भी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ने वो बबल पे पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, ये सोचते हुए कि यार ये बबल कभी भी बर्स्ट हो सकता है, राइट, इरेशनल बाइंग चल रहा है, तो क्लाइंट्स लोग उनको क्या कर दिए, अकाउंटेबल ठहरा दिए। वो बोले कि यार तुमने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया, पार्टिसिपेट करते तो कमा पाते, राइट। तो बबल के टाइम में जो लोग ने पार्टिसिपेट किया उनको शाबाशी दिया है, इंसेंटिवाइज, और जो लोग ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इनफैक्ट उन लोग का तो जॉब लॉस एंड ऑल दैट भी हो गया था, राइट, टेक बबल। क्लाइंट ने उनको जिम्मेदार ठहरा दिया है, तुमने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 39, द हेलो इफेक्ट, हेलो इफेक्ट बोलते ही भाई रिप्रेजेंटेटिव बायस, राइट। हेलो इफेक्ट क्या बोलता है कि सर, कंपनी का सपोज बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो आपने सपोज प्रोडक्ट ए को कंज्यूम किया एंड आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप क्या सोचोगे कि यार सारे प्रोडक्ट्स भी प्रोडक्ट ए जैसे ही होंगे, तो प्रोडक्ट ए बिकम्स रिप्रेजेंटेटिव फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स, राइट, इसको कहते हैं हेलो इफेक्ट, रिप्रेजेंटेटिव बायस। बी, स्टेटस स्टेटस को बायस इज लीस्ट सिमिलर टू, पहले तो स्टेटस को बायस का मतलब समझते हैं। स्टेटस को बायस का मतलब जैसा है ना वैसे ही चलने दो, कुछ चेंज मत करो। अपने को लीस्ट सिमिलर ढूंढना है, उससे पहले सिमिलर ढूंढे क्या, स्टेटस को बायस किसके जैसा है। एंडाउमेंट और स्टेटस को बायस में लिंक है। एंडाउमेंट में क्या होता है, सपोज अपने को फैमिली इनहेरिटेंस में कुछ मिल जाता है तो अपन उसको संभाल के रखते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं एंडाउमेंट और स्टेटस को मैचिंग मैचिंग लग रहा है, राइट। रिग्रेट एवर्जन भी स्टेटस को जैसा मैचिंग है। रिग्रेट एवर्जन में क्या होता है, हम कोई एक्शंस नहीं करते क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि अगर मैंने पर्टिकुलर एक्शन किया और बाद में मेरा एक्शन गलत साबित हो गया तो उससे अच्छा कुछ करो ही मत। तो एंडाउमेंट बायस, रिग्रेशन एवर्जन बायस, राइट, इनफैक्ट रिग्रेट एवर्जन बायस आर सिमिलर टू स्टेटस को। कंफर्मेशन बायस और स्टेटस को में कोई लिंकिंग नहीं है, राइट। अपने को लीस्ट सिमिलर ढूंढना है, सी। ग्रुपो इशू 10 ईयर कॉर्पोरेट बॉन्ड 4 years अगो, 4 साल पहले 10 साल का बॉन्ड इशू किया था, मतलब आज जब खड़े हैं तो कहने से 6 साल बाकी है। द बॉन्ड पेज एन एनुअलाइज्ड कूपन ऑफ 10.7% ऑन सेमी एनुअल बेसिस एंड द करंट प्राइस इज फलाना फलाना 97.5, तो वाईटीएम निकालना है, चलो फटाफट वाईटीएम निकालना है। 100 को पुट कर देंगे एफवी में, प्लस माइनस 97.5 को पुट कर देंगे पीवी में। उसके बाद अब बताओ बॉन्ड में कितना साल बाकी है, कहने से 6 साल, राइट। छह, मतलब हर साल में 2 बार कूपन दे रहे हैं, 6 × 2 12, 12 को पुट कर देंगे एन में, राइट। एंड पीएमटी कितना होगा सर, फेस वैल्यू 100 है, इंटू कूपन रेट एनुअलाइज बेस पे कितना है 10.7% है, इंटू 6/12, हर 6 6 महीना दे रहे हैं। चलो पुट करते हैं 100 एफ 97.5 प्लस माइनस पीवी 12 एन 10.7 डिवाइड बाई 2 पीएमटी सीपीटी I/Y। ये कितना आया है 5.64 समथिंग, जो भी आया है उसको इंटू 2 करना है, जो 6 महीने का है ना, 11.28 ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, a correlation of 0.34 between two variables x and y is best described as changes in x causing changes in y। correlation कभी भी cause and effect नहीं बोलता है। b a positive association, correlation positive है सर। c बोल रहा है curvy linear, correlation captures linearity।
42 का 20 के पहले मैंने क्या मार्क किया? 41 का ए। Question number 43. Which of the following is a potential problem with interpreting a correlation coefficient? Correlation का क्या problems है? Number one, correlation gets affected by outliers. सही बोल रहा है. Number two, कभी कभार ऐसा होता है कि यार दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, बट व्हेन वी कैलकुलेटेड कोरिलेशन कुछ निकल के आ गया, इसको कहते हैं स्प्यूरियस कोरिलेशन. तो ए एंड बी दोनों ही प्रॉब्लम है. सी क्या है? बोथ आउटलायर्स एंड स्प्यूरियस कोरिलेशन. परफेक्ट. 44. An analyst writes in an economic report that the current phase of the business cycle is characterized by accelerating inflationary pressure. ये जो वर्ड आ गया ना, accelerating inflationary pressure, ये हमेशा पीक का रहता है. जब पीक में रहता है, जब पीक में जब भी रहता है ना इकोनॉमी, then the economy experiences accelerating inflationary pressures, right? तो वर्ड्स को तो पिकअप करना पड़ेगा एग्जाम में, right? And borrowing by the company, the analyst is most likely referring to the peak. भी देखो ना, कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन फेज में इन्फ्लेशन थोड़ी बढ़ेगा यार, इन्फ्लेशन तो गिरेगा. अर्ली एक्सपेंशन अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, राइट? अर्ली एक्सपेंशन, वो केस में भी इन्फ्लेशन ऐसा जोर से नहीं बढ़ता है. तो 44 का ए. 45. रेजिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट. रिजर्व रिक्वायरमेंट अगर ज्यादा, इसका मतलब इकोनॉमी में पैसे का सप्लाई कम. पैसे का सप्लाई कम का मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्शन. तो खाली इतना वर्ड शुड ट्रिगर यू. अंदर क्या पोइट्री होने वाला है? रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ गया, पैसे का सप्लाई कम. पैसे का सप्लाई कम मतलब ही तो कॉन्ट्रैक्शनरी है, राइट? बैंक्स लोग अपने पास पैसा ज्यादा रख रहे हैं, रिजर्व्स, राइट? सी. 46. इन्वेस्टर शुड यूज पोर्टफोलियो अप्रोच. पोर्टफोलियो अप्रोच ये कहता है कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाओ और रिस्क को कम करो, राइट? टू रिड्यूस रिस्क, मॉनिटर रिस्क, कुछ भी बोल रहा है. एलिमिनेट रिस्क, तो देखो रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली, राइट? वी कैन ओनली रिड्यूस रिस्क, एंड वो भी तब जब कोरिलेशन एकदम कम होगा. तो याद आ रहा है पोर्टफोलियो अप्रोच. क्वेश्चन नंबर 47. With respect to portfolio management process, the asset allocation is determined. Asset allocation, पहले बात तो portfolio management process का steps क्या था? Planning, execution and feedback. Execution step के अंदर तीन है. Number one, strategic asset allocation. Number two, security selection. And number three, portfolio construction. तो strategic asset allocation कौन से step में होता है? Execution. C. Question number 48. Which of the following statements correctly describes the equivalent to a long position in the underlying put call parity? तो सबसे पहले put call parity को लिख लो. Put buy, stock buy is equal to call buy, bond buy. लूजली लिखा है. अब बोल रहा है कि यार which of the following describes the equivalent of a long position? तो stock buy को हम रेप्लिकेट कर सकते हैं by call buy, bond buy and put sell. यहां पे आ जाएगा, राइट? तो short a put option, long call and long risk free bond. B is the answer. तुमको समझा कैसे करना है? पहले तो पुट कॉल पैरिटी लिखना है, उसके बाद जस्ट एक को साइड में भेज देना है. जो भी पूछा है उसको एक जगह पे रखना है, बाकी सबको एक एंड पे. मतलब यहाँ पे अगर मेरे को लिखना होगा तो स्टॉक बाय इज इक्वल टू कॉल बाय, बॉन्ड बाय एंड पी प्लस यहाँ पे आ जाएगा तो पी माइनस हो जाएगा, राइट? तो देखो, शॉर्ट अ पुट, लॉन्ग अ कॉल एंड लॉन्ग अ रिस्क फ्री बॉन्ड. तो 48 का बी. 49. Which of the following statement best describes the shareholder's claim in terms of an option payoff? मैंने किसी कंपनी का शेयर्स बाय किया, तो फीलिंग देखो ना, जो भी शेयर होल्डर होता है वो पूरा का पूरा अपसाइड एंजॉय करता है. अब अगर कल के तारीख में कंपनी बैंकरप्ट हो गया, तो शेयर होल्डर्स का लिमिटेड लायबिलिटी होता है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है? सर, लिमिटेड लायबिलिटी बचपन से पड़ा हुआ है. द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द पेड अप कैपिटल. जितना मैंने कैपिटल कंपनी को दिया है, बस उतने तक का मेरा लायबिलिटी है. तो फीलिंग क्या आ रहा है? जो भी अपसाइड हो रहा है शेयर होल्डर एंजॉय कर रहा है. लेकिन अगर कल के तारीख में कंपनी एकदम बर्बाद हो जाता है, तो शेयर होल्डर्स का अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं है. शेयर होल्डर्स का लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द पेड अप कैपिटल. यही फीलिंग कॉल ऑप्शन का नहीं आएगा? कॉल ऑप्शन बाई कर रहे हैं तो जो भी अपसाइड हो रहा है पूरा हमारा है. लेकिन अगर शेयर का प्राइस नीचे आ जाता है तो यार जो भी प्रीमियम दिया है ना, वही मेरा नुकसान है. तो वही बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द शेयर होल्डर क्लेम इन द टर्म्स ऑफ ऑप्शन पे ऑफ कॉल ऑप्शन? शेयर होल्डर पे ऑफ रिजेंबल्स द पे ऑफ अ कॉल ऑप्शन. सी. 50. 50 तक करेंगे आज. द प्राइवेट कैपिटल कैटेगरी मोस्ट लाइकली टू ऑफर हाईएस्ट डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट. सबसे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट तो तब मिलता है ना जब कोरिलेशन आपस में क्या होता है? कम, राइट?
फॉर द पोर्टफोलियो होल्डिंग पब्लिक स्टॉक एंड बॉन्ड, मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी स्टॉक एंड बॉन्ड है, तो मैं उसके साथ में क्या इंक्लूड करूं, प्राइवेट डेट को इंक्लूड करूं कि प्राइवेट इक्विटी को इंक्लूड करूं कि वेंचर कैपिटल को इंक्लूड करूं, जिससे कि मेरे को सबसे ज्यादा बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन मिले। तो आपको याद आना चाहिए कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में हम पढ़ते हैं कि वेंचर कैपिटल का कोरिलेशन विद स्टॉक्स एंड बॉन्ड सबसे कम होता है। सिंस कोरिलेशन कम होता है तो बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन सबसे ज्यादा, राइट। सी। तो 50 क्वेश्चंस तक यहाँ पे करते हैं। होप आपने भी साथ साथ पार्टिसिपेट किया होगा। अपने परफॉर्मेंस को असेस कीजिए, कहाँ सोचने में प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है, इसको प्लीज नोट डाउन कीजिए, ध्यान रखिए, और आने वाले सेट्स में आपका एक्यूरेसी और भी ज्यादा इंप्रूव होना चाहिए, राइट। क्वेश्चन को कैसे पढ़ते हैं, कैसे पिकअप लाइन को पढ़ते ही अपने को विजुअलाइज हो जाना चाहिए कि क्या पूछने वाला है, क्या नहीं पूछने वाला है, ये सारा का सारा मास्टरी आना चाहिए, राइट। तभी जाके कॉन्फिडेंस एकदम सॉलिड बूस्ट होने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। मैंने कहा हर वीक एक सेट आएगा नवंबर के लिए, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली उसके साथ साथ बाकी वीडियोस से भी सप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। चलो, होप यू ऑल हैव एंजॉयड द क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।